सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। साथ के वर्ड में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th NCERT एंड एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 2 ब्रिंगिंग अप करी। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि करी नाम का एक बेबी एलिफेंट होता है, उसको राइटर को दिया जाता है संभालने के लिए। वो जो राइटर थे वो करी के काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। वो उसको रिवर बैंक पे ले जाते थे नहलाने और बाकी सारी चीज़ें उसके साथ करते थे, उसके साथ रहते थे। और करी का एक घर भी था जिसे कहते थे पवेलियन। फिर करी ने कैसे एक बच्चे की जान बचाई। फिर जैसे ही करी बड़ा होने लगा ना, मतलब जब वो बड़ा हो गया तो वो शरारती हो गया और एक दिन उसे किसी ने बनानास खाने को दे दिए और उसे बनानास बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। और जो राइटर की फैमिली है ना, वो बनानास को रखती थी किचन में, मतलब किचन में विंडो के पास। सो करी ने वो बनानास को चुरा लिया। फिर जब करी ने बनाना चुराया तो उनकी फैमिली वालों को तो पता था नहीं। सो जो फैमिली वाले थे उन्होंने पहले तो सर्वेंट्स पे ब्लेम किया, फिर उसके बाद एक और बार बनाना चोरी हुए तो इस बार जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने राइटर को ब्लेम किया। राइटर से बोला कि तुमने ही ज़रूर बनानास खाए होंगे। फिर जो राइटर होते हैं वो करी को देख लेते हैं बनानास खाते हुए। फिर जो राइटर होते हैं वो करी को लेके जाते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स के पास और दिखाते हैं कि चोर करी था ना कि राइटर। तो अब हम इस चैप्टर को आगे रीड करेंगे। He knew that we were all angry with him. तो जो करी था ना वो एकदम बच्चे की तरह था, मतलब उसको ह्यूमंस की कुछ कुछ बातें समझ आ रही थी। और जो करी होता है ना वो ये भी समझ जाता है कि राइटर और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब करी के ऊपर गुस्सा हैं। इवन दी सर्वेंट्स, मतलब राइटर और उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ ही साथ जो सर्वेंट है, जो उस घर के नौकर हैं, वो भी करी से गुस्सा हैं क्योंकि बनानास तो करी ने चुराए थे। पर पहली बार ब्लेम किस पे आया था? सर्वेंट्स पे। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. So जो करी का प्राइड था ना वो बहुत कम हो गया था फैमिली मेम्बर्स के सामने। प्राइड का मतलब होता है स्वाभिमान। तो जो करी का स्वाभिमान था ना वो फैमिली मेम्बर्स के सामने कम हो गया था। फिर जो करी होता है वो ये सोचता है कि मैंने डाइनिंग रूम से फ्रूट चुराए, इस वजह से मेरा स्वाभिमान नीचे गिर गया। सो अब मैं कोई भी चीज़ डाइनिंग रूम से नहीं चुराऊंगा। एंड फॉर देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एस इफ टू थैंक देम। मतलब अगर कोई भी करी को फ्रूट्स देता था ना, सो मतलब वो खुशी के मारे, मतलब उसको थैंक यू बोलने के लिए स्क्वील करता था, खुशी से चिंघाड़ता था। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, बट इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन्स। तो जो एलिफेंट होते हैं ना उनको अगर आप पनिशमेंट दोगे, मतलब अगर उन्होंने कोई गलती की होगी उसके लिए आप उन्हें पनिशमेंट दोगे, उन्हें पनिश करोगे, तो वो शांति से पनिशमेंट ले लेंगे। और अगर आपने उसे बिना किसी रीज़न के मारा या पनिश करा तो वो उसे हमेशा याद रखेगा और आपसे बदला लेगा। करी इज़ ए फास्ट लर्नर। तो जो करी था ना वो चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी समझ रहा था, सीख रहा था। He masters all signals and sound. He is thought. तो जो करी था ना वो साउंड और सिग्नल में मास्टर था, मतलब जो भी आपने साउंड और सिग्नल उसे सिखाए हैं ना वो बहुत जल्दी समझ जाता था और उन्हें याद रखता था। There is one lesson through that an elephant takes 5 years to learn. Curry is not exception. मतलब जितनी भी एलिफेंट्स की ट्रेनिंग होती थी उसमें जितने भी साउंड्स और सिग्नल्स होते थे ना उनमें से एक बहुत ज़्यादा हार्ड सिग्नल भी होता था जिसे एलिफेंट्स को सीखने में करीबन 5 साल लग जाते थे। मतलब एक बहुत ही हार्ड सिग्नल जिसे एलिफेंट्स 5 सालों में सीखते थे। बट जो करी था ना उसे इसे सीखने में 5 साल नहीं लगे थे, उसने 5 साल से कम टाइम में ही इस लेसन को सीख लिया था। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow.
सो कुछ सिग्नल्स और साउंड एलिफेंट्स को सिखाना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि कब उसे बैठना है, कब उसे चलना है, कब उसे तेज चलना है और कब उसे धीरे चलना है। ये सारे ही सिग्नल्स एक एलिफेंट को सिखाना बहुत ज़रूरी हैं। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। ये सब जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि कब बैठना है, कब तेज चलना है, कब धीरे चलना है, ये सब आप करी को या फिर किसी भी एलिफेंट को इस तरीके से सिखाते हैं जैसे कि आप किसी बच्चे को सिखा रहे हो। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर्स ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। मतलब किसी भी एलिफेंट को आप ट्रेन कर रहे हो और वहाँ पे आप उसे धत बोल के उसके कानों को खींचते हो, सो ये बैठने का सिग्नल होता है। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। और जैसे अभी ये धत कमांड थी ना, वैसे ही एक और कमांड होती है जिसे हम कहते हैं माली। सो इस कमांड में ना आपको जो एलिफेंट है उसे माली कहना होता है और उसकी ट्रंक जो उसकी सूंड है उसे आपको आगे की तरफ खींचना होता है। और ये जो सिग्नल होता है ना, ये सिग्नल चलने का होता है। करी लर्नड माली आफ्टर 3 lessons but it took him 3 weeks to learn dhat. He was not good at sitting down. And do you know why an elephant should be taught to sit down? सो जो करी है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर है और उसने माली बस 3 lessons में ही सीख लिया था, बट धत सीखने में उसे थोड़ा टाइम लग गया था। मतलब धत सीखने में उसे कुछ 3 weeks लग गए थे और मतलब वो बैठने में उतना अच्छा नहीं था और धत वाली कमांड उसे उतनी अच्छे से समझ नहीं आती थी। क्या आप जानते हैं कि जो एलिफेंट है उसके लिए धत कमांड सिखाना, मतलब बैठने की कमांड सिखाना, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old। सो जो एलिफेंट है ना उसको ये कमांड सिखाना इतना ज़रूरी इसलिए है ना क्योंकि जो एलिफेंट होते हैं वो ह्यूमंस के मुकाबले ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो जब राइटर को करी दिया गया था तो करी कितना छोटा सा था, मतलब राइटर करी जितने ही हाइट के थे, करी से थोड़े ज़्यादा ही बड़े थे राइटर। सो करी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो जो करी था उसको जब राइटर को दिया गया था ना, सो करी राइटर से बस थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा था। मतलब जब राइटर अपने पंजों पे खड़े होते थे तो वो करी की बैक तक पहुंच जाते थे, पर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और जो करी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, पर जो राइटर है वो उतने बड़े नहीं हुए क्योंकि जो एलिफेंट्स होते हैं ना वो ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं और ह्यूमन से ज़्यादा बड़े होते हैं। तो जब आपका एलिफेंट बड़ा हो जाएगा ना, सो अगर आपने उसे धत कमांड सिखाई होगी तो आप उसे धत बोलोगे और वो जो आपका एलिफेंट है वो बैठ जाएगा और आप बहुत ही आसानी से उस पर चढ़ सकते हो। अगर आपने उसे धत कमांड नहीं सिखाई होगी तो उस पर चढ़ने के लिए आपको लैडर वगैरह लानी पड़ेगी। सो इसलिए धत कमांड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक एलिफेंट को सिखाना। यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ अ लैडर। सो यहाँ पे यही लिखा है कि जब एलिफेंट बड़ा हो जाएगा ना सो आपको उसकी बैक तक पहुँचने के लिए लैडर चाहिए होगी। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू रीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत। जो एलिफेंट है ना उसके ऊपर लैडर लगा के बैठने से तो ज़्यादा ही अच्छा है कि आप उसे धत कमांड सिखा दो, आप धत बोलोगे वो बैठ जाएगा और आप उसके ऊपर चढ़ जाना। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक for who would wants to carry a ladder around all the time। सो कॉर्नी हमेशा अपने साथ लैडर लेके घूमेगा अपने एलिफेंट की बैक पे चढ़ने के लिए। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल सिग्नल होता है ना एक एलिफेंट को सिखाना वो होता है मास्टर कॉल। He generally takes 5 years to learn it properly. The master call is a strange hissing, howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other. So master call को ना एकदम अच्छे से सीखने के लिए एक एलिफेंट को 5 साल लग जाते हैं। सो जो मास्टर कॉल होती है ना वो एक अजीब सी हिसिंग और हाउलिंग की साउंड होती है
उसे सुन के ऐसा लगता है ना कि एक स्नेक और एक टाइगर एक दूसरे से लड़ रहे हो, ऐसी आवाज आती है। एंड यू हैव टू मेक द काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर्स। तो जैसी एक स्नेक और एक टाइगर के लड़ने की आवाज आती है ना, वैसे ही आवाज आपको उसके कानों तक पहुंचानी होती है मास्टर कॉल में। तो अगर आप इस तरीके की आवाज़ उसके कान में निकालेंगे या फिर आपने इस तरीके की आवाज़ निकाली और उसने सुन लिया, तो आपका एलिफेंट समझ जाएगा कि आप उसे मास्टर कॉल दे रहे हैं। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? सो क्या आप सोच सकते हैं कि एक एलिफेंट क्या करेगा जब आप उसे मास्टर कॉल देंगे? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you dare not stay very long anywhere. So मान लीजिए कि आप एक जंगल में फंसे हैं, एकदम अंधेरी रात है, मतलब स्टार्स भी नहीं दिख रहे हैं और आपको वहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन आपको नहीं पता कि बाहर कैसे निकलना है। तो आप क्या करेंगे? The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the trees in front of him with his trunk. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए ना, तो आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, अपने एलिफेंट को मास्टर कॉल दे सकते हैं। जैसे ही आपका एलिफेंट आपकी मास्टर कॉल सुनेगा ना, वैसे ही उसके रास्ते में जो भी पेड़ आएंगे वो सब तोड़ते हुए आपके पास आएगा। The frightens all the animals away. जब वो सारे पेड़ तोड़ते हुए आएगा ना, तो सारे एनिमल तो देख के उसे डर ही जाएंगे कि भाई ये सारे पेड़ टूट कैसे रहे हैं। मतलब अगर वो देखेंगे कि सारे पेड़ टूट रहे हैं तो वो वहाँ से भाग जाएंगे। As the trees comes crushing down, monkeys wake from their sleep and run from branches to branches. जो बंदर होते हैं ना, वो पेड़ पे सोते हैं। तो मतलब अगर आपने अपने एलिफेंट को मास्टर कॉल दी, सो पेड़ सारे तोड़ते हुए आएगा और पेड़ की टूटने की आवाज़ सुन के जो मंकी होंगे वो वहाँ से भाग जाएंगे, मतलब दूसरी ब्रांच पे चले जाएंगे, उनकी नींद खुल जाएगी। साथ की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। Thank you for watching.